हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस कॉपर स्टैंडर्ड एंड ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड। ये केस 98 ITR शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 59 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर चेन्नई ITAT ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 10 अगस्त 2022 को आया। इस केस को डिस्कस करने का जो मेन लॉजिक है वो ये है कि इस केस में चेन्नई ITAT ने एक बात कही कि जब कभी एक कंपनी का दूसरी कंपनी में मर्जर होता है तो मर्जर होने पर जो लायबिलिटीज एक कंपनी से दूसरी कंपनी में मर्ज हो जाती हैं वो अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी जो है वो लूज कर देती हैं और उसके बाद उनको ट्रेडिंग लायबिलिटी जो है वो नहीं माना जा सकता। केस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, नॉर्मल केसेस से हटके है। इस केसेस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। इस केस के अंदर ए कंपनी बी कंपनी में मर्ज हुई। जब ए कंपनी बी कंपनी में मर्ज हुई तो ए कंपनी की करीबन 79 लाख रुपए की एक लायबिलिटी खड़ी हुई थी जो कि अनसिक्योर्ड लोन में थी। ये लायबिलिटी क्यों थी ए कंपनी की? क्योंकि ए कंपनी के पास कोई सी कंपनी से एडवांस आया था कैपिटल गुड्स को बेचने के लिए, लेकिन बाद में जो ए कंपनी और सी कंपनी के अंदर वो ट्रांजैक्शन सिरे नहीं चढ़ पाई और ए कंपनी ने वो माल सप्लाई नहीं किया, जिसकी वजह से ए कंपनी की बुक्स में भी वो लायबिलिटी खड़ी हुई थी और जब वो बी कंपनी में मर्ज हो गई तो बी कंपनी के अंदर भी वो अनसिक्योर्ड लोन्स के नाम से खड़ी हुई थी। जब कंपनी मर्ज हो गई तो बी कंपनी ने ये जो अनसिक्योर्ड लोन के अंदर जो फिगर खड़ी हुई थी इस फिगर को राइट ऑफ कर दिया और इसको अपनी कैपिटल रिसीट माना। बाद में एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया। सेक्शन 148 के नोटिस में जो असेसिंग ऑफिसर की एलिगेशन थी वो ये थी कि आपने इसको अपनी इनकम ट्रीट नहीं किया। जब असेसमेंट हुई तो असेसिंग ऑफिसर ने इसको सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 के अंदर इसको एसएससी की इनकम ट्रीट कर लिया। एसएससी CIT अपील के पास गया। CIT अपील ने यह कहा कि जब कभी मर्जर होता है तो जो भी कंपनी मर्ज हो रही होती है उसकी लायबिलिटीज जो है वो अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी को लूज कर जाती हैं और फिर बाद में उसको ट्रेडिंग लायबिलिटी नहीं कहा जा सकता। ये तो एक प्लेन जो डिसीजन था वो आया ही, लेकिन इस केस के अंदर CIT अपील ने यह भी कहा कि जो कंपनी मर्ज हुई है उस कंपनी के पास ये जो एडवांस आया था ये कैपिटल गुड्स को सप्लाई करने के लिए आया था और जिस कंपनी ने एडवांस दिया था उसने भी ये अपने फिक्स्ड एसेट्स के अंदर दिखाया था। तो उस लिहाज से भी ये एक कैपिटल रिसीट है क्योंकि इसका नेचर जो है वो ट्रेडिंग लायबिलिटी से या ट्रेडिंग एक्टिविटी से कंसर्न नहीं है। और यदि ये होता भी तो जो मेन इस केस के जो जजमेंट है वो ये है कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी में मर्ज हो जाती है तो जो लायबिलिटीज होती हैं वो अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी को लूज कर जाती हैं और फिर बाद में उसको ट्रेडिंग लायबिलिटी नहीं माना जा सकता। वैसे भी सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 जो है उसके यदि हम उसका क्रक्स देखें तो वो ये कहना चाहता है कि वो इसके अंदर एडबैक होती है जिनको कभी एक्सपेंस के रूप में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर बुक किया गया। तो ये आइटम जो है वो तो कभी भी एसएससी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एक्सपेंस के अंदर बुक नहीं की गई। और जहां तक कि सेक्शन 28 क्लॉज 4 की बात है तो उसके अंदर ये बात आती है कि ये वहां पे यदि कोई इनकम मानना है तो वो इनकम मानी जाती है जो कैश में रिसीव ना हो। तो ये तो कंपनी को प्रॉपर पैसा आया था, इसलिए इसको सेक्शन 28 क्लॉज 4 में भी टैक्सेबल नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एट द फेस ऐसा लगता है कि कोई लायबिलिटी यदि हमने बुक्स में हमने राइट ऑफ की है तो वो सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 में आनी चाहिए या 28 क्लॉज 4 में आनी चाहिए, लेकिन जो मर्जर होता है उसके एक फार रीचिंग इफेक्ट्स होते हैं। यदि कंसेप्चुअली देखा जाए तो जिस कंपनी के अंदर मर्ज हुई है उस कंपनी को कोई प्रैक्टिकली इससे बेनिफिट तो होना नहीं, उसके लिए एक लायबिलिटी थी और ये लायबिलिटी जो है वो उसको पे नहीं करनी थी। अब मुद्दा ये था कि क्या इस पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। तो क्योंकि ये सेक्शन 141 सबसेक्शन 1 के 4 कॉर्नर्स में नहीं आती और इसके अंदर जो मेन एक ITAT का जो कहना था कि मर्जर जो है वो लायबिलिटी के
जो नेचर है उसको एक्सटेंड कर देता है, उसको खत्म कर देता है, तो उस लिहाज से भी इसको ट्रेडिंग लायबिलिटी नहीं माना जा सकता। फ्रेंड्स, इस केस का जजमेंट एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस कॉपर स्टैंडर्ड ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। थैंक यू फ्रेंड्स।